डिस्क्लेमर दे दूं कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होगी है, लेकिन अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो इसके बाद आपको ये ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी से भी पूछने की कि कौन सा मोबाइल लें, कौन सा मोबाइल अच्छा है, कौन सा मोबाइल बुरा है। मैंने अभी देखा है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होगी है, तो ये पार्ट मैं एंड में शूट कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसको पहले डालने वाला हूँ कि वीडियो पूरी लाजमी देखनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कौन सा मोबाइल फ़ोन ख़रीदें, ये वो क्वेश्चन है जो मुझे डेली रूटीन में पूछा जाता है, कमेंट्स में पूछा जाता है, यहाँ तक कि इंस्टाग्राम के ऊपर लोग डीएम करके पूछते हैं कि कौन सा मोबाइल ख़रीदें। जुनैद भाई हमें बताएं कि हमारे लिए कौन सा मोबाइल ठीक है। तो आज मैं आपकी इस क्वेश्चन का आंसर करने वाला हूँ, जो कि मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक और जगह जगह पे कर करके थक गया हूँ, लेकिन लोगों को समझ नहीं आती कि कौन सा मोबाइल ख़रीदें। लेकिन ये वीडियो अगर आप पूरी देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि कौन सा मोबाइल आपको ख़रीदना चाहिए। इस वीडियो में आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। क्या आपने एमोलेड लेना है या आईपीएस लेना है, आईपीएस पैनल लेना है, या फिर 60 हर्ट्ज डिस्प्ले लेना है, या 120 हर्ट्ज डिस्प्ले लेना है, फास्ट चार्जिंग किस मोबाइल में लेनी है, या फिर रैम मैनेजमेंट, या फिर आपका एंड्रॉयड सिस्टम कौन सा होना चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग 6 GB लेनी है या 12 GB लेनी है, या बेसिकली तो मैंने इस वीडियो को 3 कैटेगरी में कन्वर्ट किया है कि मैं 3 कैटेगरी में इसको बयान करने वाला हूँ। पहली है बजट कैटेगरी, जो कि काम चलाऊ ऑलमोस्ट, जो कि हर कोई चाहता है कि बजट मोबाइल, उसको एक अच्छा मोबाइल मिल जाए। दूसरी कैटेगरी है बिज़नेस पर्सनस की, जो कि थोड़े से मिड रेंज में आ जाते हैं, बजट से थोड़ा सा ऊपर चले जाते हैं, बिज़नेस ओरिएंटेड लोग। उस कैटेगरी में मैं बताने वाला हूँ कि कौन सा मोबाइल ठीक है। और तीसरी कैटेगरी आ जाती है गेमिंग पर्सनस की, जो कि बहुत कम है, लेकिन इन लोगों के पास पैसे ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए इन्होंने गेमिंग वगैरह पे ख़र्च करने होते हैं। ये भी बताऊँगा कि जिनके पास पैसे कम हैं उनको कौन सा मोबाइल लेना चाहिए गेमिंग के लिए। लेकिन सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि जो गेमिंग पर्सनस हैं, इनकी कैटेगरी शुरू होती है 30,000 से 40,000 से ऊपर तक। यानी कि 30,000 रुपये में आपको G95 प्रोसेसर में जो आप प्रोसेसर देखने को मिलता है, उसमें भी आप गेमिंग कर सकते हैं, जो कि तकरीबन 40 FPS तक की आपकी गेम चला लेता है। तो ये कैटेगरी शुरू होती है 30 से अपवर्ड ऊपर 2 लाख 4 लाख तक जाती है। एसएस के फ़ोन आते हैं 2 लाख के, आईफोन आते हैं 2-2 लाख के। तो उस कैटेगरी में ये लोग थोड़े से हाई कैटेगरी के लोग होते हैं, लेकिन इनकी तादाद बहुत ज़्यादा कम होती है, इसलिए मैं सबसे पहले इनका बयान कर रहा हूँ कि इनको कौन सा मोबाइल फ़ोन लेना चाहिए। जो भी मोबाइल फ़ोन आपने लेना है, मोस्टली ये मोबाइल फ़ोन जो हैं 12 GB या 16 GB के दरमियान में लेते हैं कि 12 GB ले लें या फिर 16 GB रैम के साथ ले लें। लेकिन आपने ये ध्यान लाजमी रखना है कि उसमें जो है वो लिक्विड कूलिंग होनी चाहिए। अगर आप गेमिंग फ़ोन ले रहे हैं तो लिक्विड कूलिंग के साथ लें, अगर एंड्रॉयड फ़ोन ले रहे हैं कोई भी। लेकिन अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन नहीं ले रहे तो कोई भी, मैं रिकमेंड ये करूँगा कि आप कोई भी iOS की डिवाइस ले लें, क्योंकि होता क्या है कि एंड्रॉयड फ़ोन बहुत ज़्यादा लॉन्च होते हैं। तकरीबन एक साल में 1000 एंड्रॉयड फ़ोन लॉन्च होता है। तो गेमर्स और डेवलपर्स के लिए ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि वो हर मोबाइल के हिसाब से उस गेम को ऑप्टिमाइज़ करें, यानी कि उसकी ऑप्टिमाइजेशन उस फ़ोन के और उसके अंदर जो कंपोनेंट्स लगे हैं उसके हिसाब से उसको ऑप्टिमाइज़ करें। iOS का क्या होता है कि हर साल 1-2, खैर अभी तो 3-4 मॉडल लॉन्च होते हैं। तो iOS का क्या होता है कि कम मॉडल्स होने की वजह से डेवलपर के लिए ये आसानी होती है कि वो उस गेम की ऑप्टिमाइजेशन उस फ़ोन के लिए बेहतर रख सकें। iOS की एप्लीकेशन, अगर जो लोग iOS यूज़ करते हैं, एप्पल की डिवाइसेस यूज़ करते हैं, उनको ये पता होगा कि iOS में कोई भी अपडेट वगैरह आता है वो बड़ा होता है। यानी कि अगर नॉर्मली कोई ऐप एंड्रॉयड में 32 MB की होगी तो वो iOS के अंदर 132 MB की होगी। तो वजह यही होती है कि वो अच्छे से ऑप्टिमाइज़ हुआ होता है। मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप iOS की तरफ जाएँ, यानी कि आईफोन की तरफ जाएँ, चाहे पुराना ले लें, पुराना iOS पुरानी डिवाइस ले लें, कोई भी आईफोन पुराना ले लें, लेकिन कोशिश ये करें कि उसकी बैटरी आप चेंज कर लें। कोई मसला नहीं होता, आप उसको खुलवा के उसकी बैटरी चेंज कर लें, अगर आपने गेमिंग अच्छे तरीके से करनी है तो मैं ये यकीन दिलाता हूँ कि आपकी गेमिंग बहुत अच्छी होने वाली है। एंड्रॉयड फ़ोन्स जो होते हैं वो अगर आप 30-40 यानी कि मिड रेंज कैटेगरी के अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन गेमिंग के लिए लेंगे तो उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि आपको हीट अप देखने को मिलता है और मोबाइल गेम के अंदर लैग हो रही होती है, काफ़ी ज़्यादा लैग हमें देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आपका जो यूज़र एक्सपीरियंस है वो ज़्यादा ख़राब हो जाता है। दूसरी कैटेगरी है बिज़नेस पर्सनस की। ये वो लोग होते हैं जो ज़्यादातर डिज़ाइन को प्रेफरेंस देते हैं कि डिज़ाइन यार अच्छा होना चाहिए। बिज़नेस में वो लोग भी आ जाते हैं जो कि कम बिज़नेस कर रहे हों या फिर यानी कि थोड़ा बिज़नेस कर रहे हों, यानी कि मोस्टली इस कैटेगरी में मिड रेंज के लोग मैंने रखे हुए हैं कि जो लोग मिड रेंज कैटेगरी में, यानी कि 40,000 से लेकर 60,000 तक पैसे खर्च करने के लिए तैयार होते हैं कि 40 से 60,000 की रेंज में हमें कोई ऐसा मोबाइल मिल जाए जो देखने में भी अच्छा हो। मोस्टली इनकी प्रेफरेंस यही होती है कि मोबाइल देखने में अच्छा लगे, खूबसूरत लगे, तब क्योंकि इन लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स करनी होती हैं और इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि बिज़नेस
माइंडेड पर्सन का कोई काम होता है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप पे अपने डीलर्स के साथ कॉन्टैक्ट करना होता है, या व्हाट्सएप के ऊपर कोई चीज़ें सेंड करनी है, रिसीव करनी है। और इससे भी ज़्यादा अगर आप कहें तो रात को बैठ के थोड़ी देर के लिए घंटा 1.5 घंटा फेसबुक चलानी होती है, या अगर यूट्यूब पे भी देखना होता है तो यूट्यूब देखनी होती है। इससे ज़्यादा ये लोग उसको यूज़ नहीं करते। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि ये लोग जो होते हैं वो हल्के मोबाइल्स यूज़ करें, यानी कि 4000 से लेके 4500 mAh की बैटरी तक। 4500 से ज़्यादा बैटरी अगर आप लेंगे तो मोबाइल हैवी हो जाता है, इतना हैवी हो जाता है कि आपको तकरीबन 200 से 220 ग्राम तक का वज़न देखने को मिलता है। तो बिज़नेस ओरिएंटेड पीपल ये मोबाइल कभी भी यूज़ नहीं करते, क्योंकि उन्हें एक हल्का मोबाइल चाहिए होता है, क्योंकि वो सारा दिन उन्हें यूज़ करना होता है। दूसरी जिस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है वो ये है कि आप अगर 4000 mAh की बैटरी ले रहे हैं या 4500 mAh की बैटरी ले रहे हैं तो उसके साथ फास्ट चार्जिंग आपने लाजमी देखनी है। कि अगर आपने हल्का मोबाइल लेना है, लेकिन हल्के मोबाइल में बैटरी कम होती है, इस वजह से वो हल्का होता है। दूसरी वजह से ये होता है कि आपकी जो बैटरी है वो कम होती है, उसकी वजह से उसके यूजेज में आपका एक दिन तो खैर निकल ही जाता है, लेकिन फिर भी मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप कम से कम उसके साथ जो है वो 65 वाट की चार्जिंग लें, या कम से कम भी हो सके तो 33 वाट की चार्जिंग तो आप लाजमी लें, ताकि अगर आपको टाइम मिलता है लंच के टाइम पे, अगर आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाता है तो आप चार्जर लगाते हैं तो कम से कम आधा घंटा और 20 मिनट में इतना चार्ज हो जाता है कि अगर आपने ज़्यादा भी यूज़ किया है तो आपका सारा दिन आराम से निकाल देता है। और इन मोबाइल्स के अंदर जो भी आजकल के मोबाइल्स आ रहे हैं इनमें ये प्रॉब्लम्स तो हैं ही नहीं कि अगर आपने रात को भी चार्जिंग पे लगा के सो गए हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम आपको देखने नहीं मिलती कि आपकी बैटरी ख़राब हो जाएगी, या आपकी बैटरी ओवर हीट हो जाएगी, या ओवर चार्ज हो जाएगी। इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि आजकल के सॉफ्टवेयर इतने ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ हैं कि रात के टाइम पे आपकी जो अगर बैटरी आपने लगा भी दी है, चार्जिंग आपने लगा भी दी है, तो वो कम से कम मोबाइल ख़राब नहीं होने देते, बैटरी ख़राब नहीं होने देते, ऑटोमेटिकली चार्जिंग ऑफ कर देते हैं। फिर जैसे ही आपकी सुबह आँख खुलती है तो आप उसको निकाल लेते हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी सारी रात बैटरी आपने लगाई है या नहीं लगाई है। 65 वाट की या 33 वाट की, खैर अब तो हमें 165 वाट भी चार्जिंग देखने को मिल रही है, लेकिन मैं यही रिकमेंड करूँगा कि कोशिश आप यही करें कि फ़ास्ट चार्जिंग ले लें और मोबाइल थोड़ा सा हल्का ले लें। इस कैटेगरी के बेसिकली जो मोबाइल होते हैं वो होते हैं ग्लास बैग के साथ आ रहे होते हैं, और ग्लास बैग ज़्यादा बेहतर है क्योंकि ये लोग कवर के साथ यूज़ नहीं करते। अगर आप प्लास्टिक बैग के साथ ले रहे हैं मोबाइल तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप कवर लगा के रखें, क्योंकि प्लास्टिक के ऊपर स्क्रैचेस ज़्यादा आ जाते हैं, और अगर आप बिना कवर के यूज़ करेंगे प्लास्टिक बॉडी मोबाइल को, जिसकी बैग प्लास्टिक की होगी, तो वो 2-4 महीने में इतने ज़्यादा स्क्रैचेस उसके ऊपर हो जाएंगे कि आपको नया मोबाइल ही लेना पड़ेगा। बेसिकली जो बिज़नेस ओरिएंटेड पर्सन है इनके जो मोबाइल की रेंज है यानी कि 40 से 60 वाली, उसके अंदर 90 हर्ट्ज़ का आपको रिफ़्रेश रेट या 120 हर्ट्ज़ का रिफ़्रेश रेट भी देखने को मिलता है। लेकिन मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आपको उस रिफ़्रेश रेट के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। आप डिस्प्ले अच्छा ले लें, आपको अच्छा अगर एमोलेड डिस्प्ले मिल रहा हो तो मैं वो ज़्यादा प्रेफर करूँगा। लेकिन अगर आपके मोबाइल में 90 हर्ट्ज़ या 120 हर्ट्ज़ रिफ़्रेश रेट है भी तो उसको बंद रखें, क्योंकि बिज़नेस ओरिएंटेड पर्सन के लिए ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि उसका मोबाइल 90 हर्ट्ज़ पे या 120 हर्ट्ज़ पे काम कर रहा है। उसकी प्रॉब्लम ये होती है कि वो बैटरी ज़्यादा कंज्यूम करता है। अगर आप उसको 60 हर्ट्ज़ पे भी रखेंगे तो आपको एक्सपीरियंस तकरीबन अच्छा ही मिलेगा, अगर आपको ज़्यादा स्पीड वाला एक्सपीरियंस नहीं भी चाहिए, लेकिन बैटरी आपकी सेव हो जाएगी। बैटरी से क्या होता है कि आपका एक दिन पूरा आप अगर चार्ज नहीं भी करेंगे तो कोई मसला नहीं होता। तीसरी कैटेगरी है बजट यूज़र्स की। ये मोस्टली वो लोग होते हैं जो कि स्टूडेंट होते हैं, या फिर अगर स्टूडेंट नहीं भी है तो घर में छोटे होते हैं। तो इनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा माँ बाप ये कहते हैं कि ठीक है यार कोई ऐसा मोबाइल ले लो जो काम चलाऊ हो, बाद में जब कमाओगे तो ले लेना, या फिर वो जो माँ बाप ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते। ये कैटेगरी उन के लिए है जो स्टूडेंट्स होते हैं या फिर बजट यूज़र्स होते हैं जो कि बजट मोबाइल ढूंढ रहे होते हैं। ये कैटेगरी मोस्टली 20,000 से शुरू होती है और 20 से 30 के बीच में ही रहती है। कोई ज़्यादा भी अगर हो जाए बजट बढ़ा ले तो 40 तक चला जाता है। तो 20 से 40 की कैटेगरी के अंदर ये लोग आते हैं, और इस कैटेगरी में अगर आप 20,000 से भी शुरू करें, 20 से नीचे नहीं जाना। अगर इन केस मैं आपको बता देता हूँ कि अगर 4 GB से रैम कम मिल रही हो तो आपने 20 से नीचे नहीं जाना। और क्यों नहीं जाना, ऐसा ना हो कि आप पुराना मोबाइल ले लें, यानी कि पिछले साल वाला मॉडल ले लें जो कि आपको 15 का या 16 का मिल जाएगा, हालांकि इसके अंदर 4 GB रैम भी होगी, लेकिन वो क्यों यूज़ नहीं करनी वो मैं आगे जाके आपको बताता हूँ। ये कैटेगरी के लोग 20,000 की मोबाइल से अगर शुरू करें तो उसमें आपको तकरीबन 4 GB रैम आपको देखने को मिल जाती है, 720p डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। अगर 30 तक भी चले जाएं तो 8 GB रैम मिल जाती है, 1080p डिस्प्ले मिल जाता है। लेकिन इस कैटेगरी में मोस्टली
भारी मोबाइल्स आते हैं, यानी कि जिनकी बैटरी ज़्यादा होती है, 5000 mAh की बैटरी होती है, 6000 mAh की बैटरी होती है, और उसके साथ डिस्प्ले होता है 1080p या फिर 720p। अगर 30 तक जाएँ तो 20 पे रहें तो आपको 720p डिस्प्ले देखने को मिलता है। तो 720p में ये होता है कि आप अगर सारा दिन भी यूज़ कर रहे हैं तो 5000 की बैटरी है, 6000 की बैटरी है, तो सारा दिन आपका मल्टीमीडिया पे भी निकाल जाता है। सारा दिन आप चाहे यूट्यूब देखें, चाहे आप गेम खेलें, हल्की फुल्की गेम, ज़्यादा गेम नहीं, क्योंकि इस मोबाइल की कैटेगरी में हल्की गेम ही चलती है, यानी कि FPS कम ही होते हैं, थोड़ी सी लैग भी करती है, तो मोस्टली लोग ये नहीं लेते। लेकिन इस कैटेगरी में लोगों को एक टेंशन ये होती है कि फिंगरप्रिंट काम करेगा या नहीं करेगा, या अच्छा होगा या नहीं होगा, या फिर एंड्रॉयड कैसा होगा उसके अंदर, या UI कैसा होगा। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि इस कैटेगरी में भी आजकल के जो मोबाइल आ रहे हैं उनके फिंगरप्रिंट सबके तेज़ हैं। जैसे दोनों मैंने कैटेगरी पीछे ही बताई है, उनके फिंगरप्रिंट भी तेज़ हैं, क्योंकि बैक साइड पर जो भी फिंगरप्रिंट लगा हुआ है वो तेज़ है, ना कि जो सामने की तरफ फिंगरप्रिंट लगा होता है जो ऑप्टिकल होता है, वो आजकल थोड़ा स्लो देखने में मिल रहा है मिड रेंज कैटेगरी में। जो कि फ्लैगशिप कैटेगरी है उसके अंदर तो वो जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है वो भी अच्छी तरीके से काम कर रहा है। तो आपने कोशिश यही करनी है कि आपने अगर 20,000 का लेना है तो कम से कम 4 GB रैम लें, 720p लें, वो भी बेहतर है। बड़ी बैटरी होगी, थोड़ा सा हैवी होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इस एज की लोग चला लेते हैं, काम चला लेते हैं। हाँ, होता सिर्फ ये है कि रात को यूज़ करते हुए अगर मुँह पर गिर गया है तो अच्छा खासा दर्द होता है, क्योंकि मेरे साथ काफ़ी दफ़ा ऐसे हो चुका है। इसके अलावा आप कोशिश ये करें कि इस कैटेगरी में भी आप 18 वाट की फास्ट चार्जिंग ढूंढ लें, या 25 वाट की, या 33 वाट की। आपको 30,000 की प्राइस रेंज तक आराम से मिल जाती है। फिर आ जाती है बात कैमरा की। तो कैमरा इस कैटेगरी के अंदर तकरीबन 48 मेगापिक्सल और 64 मेगापिक्सल भी हमें देखने को मिलते हैं। अब जैसे टेक्नो का आया कैमन 17 प्रो और हॉट 10 प्रो, इन्फिनिक्स का हॉट 10 प्रो, नोट 10 प्रो जो आया, नोट 10 प्रो के अंदर भी 64 मेगापिक्सल का कैमरा आपको देखने को मिलता है। लेकिन ज़्यादातर इनकी प्रेफरेंस ये होती है कि सेल्फ़ी कैमरा आप अच्छा लें। तो कोई मोबाइल जो भी आप ले रहे हैं उसमें ये देख लें कि सेल्फ़ी कैमरा आपका ठीक है या नहीं है। कम से कम मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जैसे कि टेक्नो कैमन 17 प्रो के अंदर 48 मेगापिक्सल का सेल्फ़ी कैमरा आ रहा है, हालांकि 16 मेगापिक्सल का इन्फिनिक्स के अंदर आ रहा है, तो भी आपकी चॉइस बन जाती है। लेकिन मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप सेल्फ़ी कैमरा अच्छा लें, क्योंकि स्टूडेंट्स वगैरह सेल्फ़ीज़ बहुत ज़्यादा लेते हैं इसलिए। क्योंकि इस कैटेगरी के अंदर अगर डिज़ाइन की बात करें तो डिज़ाइन इतने ख़ास और अच्छे देखने को नहीं मिलते। प्लास्टिक की बॉडी होती है, प्लास्टिक की बैक होती है, जैसे कि मैंने पहले बताया, कवर के साथ यूज़ करें ताकि स्क्रैचेस इसके अंदर ना आए। उसके अलावा एंड्रॉयड 10 कम से कम तो लेना, एंड्रॉयड 10, क्योंकि अब अगर आप लेटेस्ट लेंगे तो उसके अंदर आपको एंड्रॉयड 11 भी मिल जाएगा, और अब तो आने वाले टाइम में एंड्रॉयड 12 भी आने वाले हैं। तो कम से कम प्रोसेसर आपको G70 लेना चाहिए। और जहाँ तक मैं सॉफ्टवेयर की बात कर रहा था कि आपने पुराना मोबाइल नहीं लेना, वो इसी वजह से कर रहा था कि पुराना मोबाइल आएगा एंड्रॉयड 9 पे, या फिर अपडेट भी हो चुका होगा, तो उसकी SCO जो होती है, SoCs जो होती है, जो SoC होती है वो इतनी अच्छी ऑप्टिमाइज़ नहीं होती कि वो अच्छे तरीके से काम कर सके। तो आपने कोशिश यही करनी है जो लेटेस्ट मॉडल आया है वो आपने परचेज़ करना है, चाहे किसी भी कंपनी का करना हो। अभी डिज़ाइन प्रेफरेंस आपकी अपनी बन जाती है कि आप कौन सा डिज़ाइन प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि इस कैटेगरी के अंदर हमें तकरीबन सेम स्पेक्स देखने को मिलती हैं। G70 या G80 प्रोसेसर देखने को मिलता है। अगर आप 30 तक जा रहे हैं तो G95 आपको प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि अच्छा खासा परफॉर्म करता है। उसके अलावा अगर आप 4 GB रैम भी ले रहे हैं तो रैम मैनेजमेंट इतनी ज़्यादा अच्छी होती है बजट मोबाइल के अंदर भी आजकल के, आपको 4 GB में से 2 GB रैम आपको अपने यूज़ के लिए मिलती है। लेकिन कुछ मोबाइल क्या करते हैं, जो कि ज़रूरी भी है और मैं ये प्रेफर करता हूँ, मोबाइल क्या करते हैं कि वो रैम मैनेजमेंट को इस तरह से मैनेज करते हैं कि आपकी जो बैकग्राउंड की एप्लीकेशंस होती हैं वो साथ साथ बंद करते रहते हैं। वो शो तो हो रही होती हैं रिसेंट टास्क में, लेकिन जैसे ही आप उनको खोलते हैं वो दोबारा से रिफ़्रेश होकर दोबारा से चलती हैं, क्योंकि वो बैकग्राउंड के अंदर बंद हो जाती हैं ताकि आपका मोबाइल लैग ना करे। अब मैंने ये देखा है कि अब कोई 1 साल पुराना मोबाइल भी है तो इस टाइम पर जो एंड्रॉयड 10 या एंड्रॉयड 11 चल रहा है वो टाइम के साथ साथ स्लो नहीं होता, लैग नहीं करता अगर आप साथ साथ क्लीन करते रहें तो ज़्यादा। और फिर अब बात आ जाती है कि आपने मेमोरी कौन सी लेनी है, 64 GB लेनी है या 128 GB लेनी है। तो बजट मोबाइल के अंदर हमें देखने में मिल रहा है कि डुअल सिम स्लॉट मिल रही है और साथ में हमें मिल जाता है एक SD कार्ड की सपोर्ट भी मिल जाती है, जो कि आजकल हर बजट मोबाइल के अंदर है। तो SD कार्ड आप लगा लें तो उसके साथ तकरीबन आपको 64 GB इंटरनल स्टोरेज मिलनी चाहिए। 64 GB के अंदर मुझे लगता है कि आपका गुजारा हो जाता है, चाहे आप भर भर के सेल्फीज़ भी लें और एप्लीकेशन भी अच्छी खासी उसके अंदर रखें, तब भी 64 GB में गुजारा हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर आपने SD कार्ड सपोर्ट भी लेनी है तो इस कैटेगरी के अंदर SD कार्ड भी आपको मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जो कि जनरली ये क्वेश्चन करते हैं कि जुनैद भाई एमोलेड पैनल ठीक है या IPS LCD जो IPS पैनल है वो ठीक है, या फिर सॉफ्टवेयर हम कौन सा लें, या 4G लें या 5G लें, या 6 GB रैम के साथ लें, 12 GB रैम के साथ लें,
लें या फिर आप लें मेमोरी जो है 64 GB लें या 128 GB लें? तो इसका आंसर ये है कि एमोलेड पैनल को मैं प्रेफर करूँगा एज़ कम्पेयर टू IPS LCD पैनल के ऊपर, क्योंकि अगर एमोलेड पैनल आपको 60 हर्ट्ज़ भी मिल रहा है तो वो आपको एमोलेड पैनल के साथ जाना चाहिए। मेरी प्रेफरेंस यही है, ना कि आपको 120 हर्ट्ज़ चाहे IPS पैनल मिल रहा है तो उसके साथ जाना चाहिए। मैं एमोलेड पैनल को रिकमेंड करूँगा। अब बात आ जाती है 4G या 5G कि 4G फ़ोन लें या 5G फ़ोन लें। अब चूँकि मार्केट के अंदर मिड रेंज के अंदर भी 30,000 की प्राइस के अंदर भी 5G फ़ोन हमें देखने को मिल रहे हैं, लेकिन लोग ये कहते हैं कि अभी 5G तो नहीं आई। बिल्कुल ठीक बात है कि अभी 5G नहीं आई, और जो कि तकरीबन पाकिस्तान के अंदर 5G आने के तकरीबन मुझे लगता है कि 18 से 20 माह आराम से लग जाएंगे। तो अगर आप कोई ऐसा बंदा है जो कि लॉन्ग टर्म मोबाइल यूज़ करते हैं, 2 साल 4 साल, जो कि मोस्टली वो लोग होते हैं जो ब्रांड को प्रेफर करते हैं कि ब्रांड के ऊपर लाखों खर्च करते हैं, वो ज़्यादा अरसे तक मोबाइल रखते हैं कि अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल 2 लाख का S20 ले लिया है तो वो तकरीबन 2 साल बंदा चला लेता है, या तो फिर आपने ले लिया है आईफोन ले लिया तो इस तरह के मोबाइल आप ज़्यादा अरसे तक चला सकते हैं। लेकिन अगर आप बजट कैटेगरी में ले रहे हैं तो अगर आप लंबे अरसे के लिए चलाना है तो मैं ये प्रेफर करूँगा कि 5G ले लें, क्योंकि जैसे ही सॉफ्टवेयर अपडेट होता है उसके साथ बैंड्स वगैरह की जो कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं वो भी अपडेट हो जाती है, बैंडविड्थ वगैरह भी वो ठीक हो जाती है। अगर आपने 2 साल से ज़्यादा चलाना है, अगर मोस्टली लोग 2 साल से 1 साल से ज़्यादा नहीं चलाते हैं, अगर आप 1 साल के लिए मोबाइल ले रहे हैं तो कोई प्रेफरेंस नहीं बनती कि आप 4G लें या 5G लें। फिर मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 4G ही लें, चूँकि वो थोड़ा सा सस्ता में आपको मिल जाएगा। तो 4G मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको 4G ले लेना चाहिए। अब आ जाती है रैम, कि रैम कौन से लें। तो अगर मैं सेफ साइड रख के बोलूँ तो आपको अगर 20,000 भी ले रहे हैं का मोबाइल ले रहे हैं या 30 का ले रहे हैं, 40 का ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि 6 GB तकरीबन आप देखें कि 6 GB और 8 GB के दरमियान में आप लें। 4 GB भी कोई बुरी नहीं है अगर आप बजट मोबाइल ले रहे हैं, लेकिन रिकमेंडेशन मैं यही दूंगा कि 6 GB या 8 GB को मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अगर इतने GB ले लें तो बेहतर है। फिर आ जाती है मेमोरी, कि मेमोरी हम कितनी लें, 64 GB लें, 128 GB लें, तो मोस्टली 64 GB में भी गुजारा हो जाता है, सुकून से गुजारा हो जाता है। मेरा अपना मोबाइल 64 GB है और मुझे कोई उसमें प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती। SD कार्ड की सपोर्ट तकरीबन होती है, जिनके अंदर SD कार्ड की सपोर्ट नहीं होती वो ज़्यादातर मोबाइल बड़े मोबाइल्स ही होते हैं, जैसे कि 30-40 कैटेगरी की रेंज में आते हैं। उनके अंदर आपको 128 GB या 256 इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलती है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि कम से कम 64 GB तो लें। अगर 128 GB हो जाए तो वेल एंड गुड है। उसके अलावा कैमरा कौन सा लें, 48 मेगापिक्सल, 64 मेगापिक्सल, तो ये देखने में आता है कि बैक साइड के ऊपर 4-4 कैमरे लगा देते हैं, जिसका कोई फ़ायदा नहीं होता। यानी कि 48 मेगापिक्सल का एक, 2, 8 मेगापिक्सल का दूसरा, फिर 2 के 2 कैमरे लगा देते हैं। तो उससे बेहतर है कि आप एक 48 मेगापिक्सल का या फिर 64 मेगापिक्सल का कैमरा ले लें, उसके साथ एक वाइड एंगल लेंस ले लें। वाइड एंगल देख लेंगे, अगर आपको 8 मेगापिक्सल का वाइड मिल रहा है तो वो मोर देन इनफ है। 48 का हो चाहे 64 का हो, अच्छे से काम कर जाता है। लेकिन प्रेफरेंस ये होती है कि सेल्फ़ी कैमरा कौन सा लें। तो कोशिश ये करें कि बैक साइड के ऊपर चाहे जितना भी बड़ा कैमरा मिल रहा हो, आप सेल्फ़ी कैमरा अच्छा लें, जिनकी प्रेफरेंस जो है वो सेल्फ़ी होती है उस हिसाब से। और मैं यही रिकमेंड करूँगा कि 60 हर्ट्ज़ या 90 हर्ट्ज़ या 120 हर्ट्ज़ के पीछे ना भागें। अगर आपने बैटरी ज़्यादा आपकी कंज्यूम होगी 90 हर्ट्ज़ पे अगर आप रखेंगे और आप ये चीज़ अफोर्ड कर सकते हैं कि हाँ मैं बार बार चार्ज लगा लूँगा, तो आप 90 हर्ट्ज़ ले लें, क्योंकि थोड़ा सा स्मूथ हो जाता है मोबाइल। अगर आप बैटरी बार बार चार्ज नहीं करना चाहते, टेंशन नहीं लेना चाहते, तो फिर मैं ये रिकमेंड करूँगा कि 60 हर्ट्ज़ एमोलेड पैनल आप लें। एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर जो है वो आजकल एंड्रॉयड 11 आ रहा है, एंड्रॉयड 12 भी आने वाला है, तो यही रिकमेंड करूँगा कि लेटेस्ट मोबाइल जो भी लें वो एंड्रॉयड 11 के साथ ही लें। उसके अलावा बात आ जाती है कि OS UI के, जो भी मोबाइल उसके अंदर अपना UI इंस्टॉल करती है वो हम कौन सा लेंगे, कौन सा UI अच्छा है। तो आजकल अगर हम UIs के हिसाब से देखें तो अब वो प्रॉब्लम्स नहीं रही। UI के अंदर भी हर कंपनी ने अपना UI अपडेट कर लिया है, जिसके अंदर आपको ब्रॉडवेयर बहुत कम देखने को मिलता है। जो प्री इंस्टॉल ऐप्स होती हैं वो आपको कम देखने को मिलती हैं। अब वो प्रॉब्लम नहीं रही, जैसे कि स्टॉक एंड्रॉयड में होता है कि आपको ब्लॉटवेयर देखने को नहीं मिलता, कोई फालतू एप्लीकेशंस नहीं होती। इसी तरह आजकल के जितने भी OS आ रहे हैं वो इतने ऑप्टिमाइज़ हैं कि वो अच्छे तरीके से काम करते हैं। हालांकि आपको एड्स भी आजकल देखने को मिलते हैं, सैमसंग के मोबाइल में अपने आ रहे होते हैं, टेक्नो के मोबाइल में अपने एड्स आ रहे होते हैं, इन्फिनिक्स का हो जाए या फिर रियलमी का हो जाए, सब में एड्स भी देखने को मिलते हैं। लेकिन जहाँ तक बात है OS के हवाले से, तो तकरीबन सारे ही OS अच्छे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। OS के अंदर आप कोई भी अगर लेना चाहते हैं तो ले लें। जहाँ तक बात आ जाती है प्रोसेसर की कि प्रोसेसर कौन सा लें, तो मैं यही कहूँगा कि प्रोसेसर ज़्यादा पुराना ना लें। मैं पुराने मोबाइल्स को रिकमेंड नहीं कर रहा, अनलेस एंड अनटिल आपकी कोई स्पेसिफिक
नीड ना हो, जैसे कि गेमिंग होगी, अगर आपने पुराना ले लिया तो उसकी बैटरी चेंज कर लें। अगर आपकी कोई इस तरह की नीड नहीं है तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि लेटेस्ट मोबाइल देखें जिसको तकरीबन 1 महीना या 2 महीना हुए हैं वो मार्केट के अंदर आए हुए, तो उसका आप डिज़ाइन पसंद कर लें, जो आपको डिज़ाइन आ जाएगा। बाकी अंदर से मोबाइल आजकल बजट कैटेगरी के भी अच्छा परफॉर्म करते हैं, फिंगरप्रिंट तेज़ है, डिस्प्ले आजकल के ठीक आ रहे हैं। जैसे कि मैंने एक पुरानी वीडियो में अपने दूसरे चैनल पे ये कहा था कि जो सस्ते मोबाइल हैं वो अच्छे होते जा रहे हैं और जो अच्छे मोबाइल हैं वो सस्ते होते जा रहे हैं। अब ये हमें कैटेगरी देखने को मिल रही है, यानी कि चीप मोबाइल्स आर गेटिंग गुड एंड गुड मोबाइल्स आर गेटिंग चीप। टेक्नोलॉजी जैसे जैसे सस्ती हो रही है हमें अच्छी से अच्छी मिलती जा रही है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने मोबाइल अब परचेज़ करना है तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है कि आपने कौन सी चीज़ लेनी है, कौन सी नहीं लेनी। डिज़ाइन आप अपने हिसाब से प्रेफरेंस दे सकते हैं कि आपको कौन सा डिज़ाइन पसंद है। एक स्पेसिफिक कैटेगरी के बारे में आप मत सोचा करें कि हमने इस कैटेगरी में, यानी कि हमने सैमसंग के आप लवर हैं तो आपने सैमसंग ही लेना है। ये वीडियो 95% लोगों को ऑलमोस्ट कवर कर लेगी। बाकी जो 5% लोग हैं वो ब्रांड प्रेफरेंस देते हैं कि नहीं यार हमने सैमसंग ही लेना है, हमने आईफोन ही लेना है, हमने टेक्नो ही लेना है, हमने इन्फिनिक्स ही लेना है, हमने इससे बाहर नहीं जाना। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है, किसी भी डीलर की बातों में नहीं आना। चाहे वो आपका सगा रिश्तेदार है, आपके चाचू का बेटा है, खाला का बेटा है, फूफो का बेटा है, किसी का भी बेटा है, किसी की भी बातों में आपने नहीं आना, क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ पैसों के लिए काम करते हैं। होता क्या है कि जो ब्रांड ज़्यादा कस्टमर यानी कि ज़्यादा पैसे दे रहा होता है अपने डीलर्स को, तो वो कस्टमर्स को भी जो डीलर होता है वो ही मोबाइल पुश कर रहा होता है, नहीं नहीं आप ये ले लें, नहीं आप ये ले लें। तो इस चीज़ के पीछे आपने नहीं पड़ना। समझ आ रही है कि आपने इस चीज़ को प्रेफरेंस नहीं देनी कि कौन सा डीलर आपको कौन सा मोबाइल पुश कर रहा है। आपने अच्छे से रिसर्च करके अपने हिसाब से कि आपको कौन से मोबाइल में कैमरा अच्छा चाहिए, कौन से मोबाइल में आपकी रैम मैनेजमेंट अच्छी चाहिए, कौन से मोबाइल में आपको डिस्प्ले अच्छा चाहिए, आप इन चीज़ों की कैटेगरी बना के देख सकते हैं। क्योंकि बजट कैटेगरी में आपको इनमें से कोई 1-2 चीज़ें ही मिल सकती हैं, सारी चीज़ें नहीं मिल सकती। सारी चीज़ें चाहिए तो फिर आपको मिड रेंज से थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ता है, जिसके अंदर आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं, फ्लैगशिप लेवल की भी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे कैमरा अच्छा मिल गया, बैटरी परफॉर्मेंस और हर चीज़ यानी कि आपको अच्छी देखने को मिलती है। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आपने खुद चॉइस करनी है कि आपने कौन सा मोबाइल लेना है। तो अभी तक के लिए वीडियो देख ली है तो उम्मीद करता हूँ पसंद आ गई होगी। लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना है या नहीं करना ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो अभी तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।